पढ़ेंगे मांग की चाप लोच, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग वक्र पर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच जब लोच मापी जाती है तो उसे चाप लोच कहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में कीमत में परिवर्तन अनंत व सूक्ष्म न होकर परिमित होते हैं। ऐसी स्थिति में नई और प्रारंभिक कीमत के बीच में काफ़ी अंतर आ जाता है। अब इसलिए चाप लोच का व्यवहारिक महत्व अधिक है। जैसे चित्र संख्या जो 9 में है, डी एक मांग वक्र है। इसके दो बिंदुओं ए और बी के बीच जब हम लोच ज्ञात करते हैं तो उसे चाप लोच कहते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है और उसकी मांग मात्रा 100 इकाई। जब कीमत गिरकर 8 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर 150 इकाई। अतः 10 और 8 रुपये कीमत क्षेत्र जो है उसके लिए जब हम लोच ज्ञात करेंगे तो मांग की लोच ये चाप लोच कहलाएगी। अब चाप लोच मांग रेखा पर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच में अलग अलग होती है। मध्य बिंदु पर लोच बताती है कि वास्तविक लोच क्या होगी। इन दो बिंदुओं से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं जिनकी वक्रता भिन्न भिन्न होगी। डी मांग वक्र के एक भाग के ए से बी तक की मांग की लोच कही जाती है। अब चाप लोच की आवश्यकता क्या है? जब हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन से पूरी मांग रेखा की लोच ज्ञात करना चाहें तो वास्तविक स्थिति का ज्ञान संभव नहीं हो पाता, क्योंकि भिन्न भिन्न कीमत क्षेत्रों पर वस्तु की मांग की लोच भिन्न भिन्न हो सकती है। वह कुछ मूल्य क्षेत्रों पर लोचदार और दूसरे में कम हो सकती है। जैसे ये मांग वक्र जो आपके सामने है, इसमें ऊंची कीमतों पर मांग अधिक लोचदार है और नीची कीमत पर कम लोचदार। जबकि 10th बी जो डायग्राम है उसमें ऊंची कीमत पर कम लोचदार है और नीची कीमत पर लोचदार। अतः व्यवहारिक जीवन में मांग वक्र के भिन्न भिन्न भागों की मांग की लोच भिन्न भिन्न होने के कारण दो बिंदुओं के बीच मांग की लोच ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। मांग की चाप लोच ज्ञात करने के लिए अब 3 विधियों या 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। मांग की लोच में आनुपातिक परिवर्तन तथा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का जो अनुपात है उसे मांग की लोच कहते हैं। ई पी बराबर डेल्टा क्यू बटे क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन ई। अब यदि ए और बी के बीच में लोच मालूम करना चाहते हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस प्रकार हम काम में लेंगे। ए बिंदु पर पी 10 है, बी बिंदु पर 8 है, 100 मांग है और 120 है। अब लोच में 3 स्थितियाँ अलग अलग इसलिए होती है। पहले हम ए से बी की ओर जाएंगे, फिर बी से ए की ओर आएंगे, फिर दोनों का मध्य बिंदु काम में लेंगे। पहले ए से बी की तरफ यदि जाते हैं तो प्रारंभिक कीमत जो है वो 10 काम में ली जाएगी और प्रारंभिक मांग 100 सभी वैल्यू हमने रखी है। इसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू 20 है क्योंकि मांग मात्रा में परिवर्तन 20 है अपॉन 100 प्रारंभिक मांग और -2 किस प्रकार आया, 10 से घटकर कीमत 8 हो गई है और प्रारंभिक कीमत 10 है। इसको हल करने पर -1 आ रहा है। लेकिन यदि हम बी से ए की ओर जाते हैं तो मांग की लोच है वो -0.66 आती है। इस प्रकार जो है लोच अलग अलग है। केवल स्थान बदल देने से ही लोच के भिन्न भिन्न गुणांक आ जाते हैं, जिससे लोच की सही माप बताना भ्रमात्मक बन जाता है। अब दूसरा सूत्र। प्रथम सूत्र में कमी को देखते हुए दोनों बिंदु एक दूसरे के बहुत निकट हों तो ये सूत्र काम में आ जाता है। डेल्टा एक्स अपॉन x1 डेल्टा पी अपॉन p1। इस सूत्र में p1 के कम वाले मूल्य को और x1 और q1 में भी कम मात्रा को काम में लिया जाता है। इस स्थिति में सूत्र आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -0.8। तीसरा जो सूत्र है चाप लोच मालूम करने का, इससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। इनमें औसत कीमत और औसत मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें वैल्यू जब हम रखेंगे तो आएगा 100 - 120 बटे 100 + 120, 100। फिर कीमत में भी p - p1 अपॉन p + p1 है, 10 - 8 बटे 10 + 8। इसको हल करने पर आ रहा है -0.81।
ये जो संबंध आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, ये ज़्यादा ठीक है, इसलिए सामान्यतया इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब है मांग की बिंदु लोच। जब कीमत में परिवर्तन परिमित होते हैं तो चाप लोच ज्ञात की जाती है, और जब कीमत में परिवर्तन बहुत सूक्ष्म हो, जैसे 1 पैसा, आधे पैसे, 2 पैसे, तो ऐसी स्थिति में मांग रेखा के किसी बिंदु पर लोच ज्ञात करना उपयुक्त रहता है। बिंदु लोच की धारणा चाप लोच से अधिक सुनिश्चित है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच अधिक निकट पहुंचने तथा चाप के दो बिंदुओं की दूरी शून्य की स्थिति में चाप लोच ही बिंदु लोच बन जाती है। अब इसमें दो स्थितियां हैं, मांग रेखा सीधी हो या एक मांग वक्र हो। मांग रेखा सीधी हो तो लोच कैसे ज्ञात की जाती है और मांग वक्र के रूप में किस प्रकार। बिंदु लोच ज्ञात करने की दो विधियां हैं, जिसमें एक तो है ज्यामितीय विधि, दूसरी है डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड यानी चलन कलन या अवकलन विधि। अब है ज्यामितीय विधि। इस विधि में अगर मांग रेखा वक्र के रूप में हो तो सबसे पहले जिस बिंदु पर लोच ज्ञात करनी है उस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो दोनों अक्षों को काटती है, और जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो कहने का मतलब मांग रेखा जो है वक्र को मांग रेखा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब बी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचनी है तो हम पी क्यू जो है इसकी स्पर्श रेखा, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, बनाई गई है, और फिर एक सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से आप मांग लोच निकाल सकते हैं। मांग रेखा का उस बिंदु से निचला हिस्सा यानी बी क्यू और बटे मांग रेखा का बिंदु से ऊपरी हिस्सा अर्थात बी पी, तो ये मांग की लोच का जो है सूत्र है। अब यदि ये दोनों बराबर हैं तो मांग की लोच 1 होगी, यदि बी क्यू बी पी से बड़ा है तो मांग की लोच 1 से अधिक होगी, बी क्यू बी पी से छोटा है तो मांग की लोच 1 से कम होगी। तो इस तरह यदि लोच का आकलन करें तो ये जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है, इसमें आप देखेंगे कि 5 लोच होंगी। सबसे पहले जो एक्स अक्ष पे बिंदु है Q, यहाँ लोच 0 होगी, क्योंकि यदि उस सूत्र को देखें तो मांग रेखा का निचला हिस्सा तो 0 हो गया और ऊपरी हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा PQ है, तो 0/PQ 0। फिर यदि इससे धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएं बिंदु C पर, तो यहाँ मांग लोच जो है वो 1 से कम है, क्योंकि इसमें CQ की जो वैल्यू है वो CP से कम है। फिर बीच का जो मध्य बिंदु होगा, यहाँ मांग की लोच 1 होती है। इसका कारण है कि दोनों AQ और AP की वैल्यू बराबर है, और ऊपर जाने पर लोच बढ़ती जा रही है BQ/BP, तो BQ की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है इसलिए इसका मान 1 से अधिक होगा, और लास्ट में जाकर के लोच अनंत हो जाती है। इसका कारण है मांग रेखा का निचला हिस्सा तो हो जाएगा PQ, ऊपरी हिस्सा 0 है, तो PQ/0 जो है वो अनंत हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं मांग की लोच है वो बढ़ती जाती है। इसको और अधिक स्पष्ट किया गया है, ये जो मध्य बिंदु है इस पर लोच 1 है, मध्य बिंदु से जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं लोच 1 से बढ़ती जा रही है, नीचे की ओर आते हैं तो लोच 1 से कम हो जाती है और Q बिंदु पे वो है 0 हो जाती है। इसका कारण है लोअर सेक्टर और अपर सेक्टर जो है, निचला भाग ऊपरा भाग, उसकी तुलना इसमें की जाती है। अब दूसरी जो विधि है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड, जिसे अवकलन विधि कहते हैं। इसका सूत्र है E=dx/dp p/x। ये विधि अधिक वैज्ञानिक है, परंतु इसका उपयोग करने के लिए उच्च स्तरीय गणित का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए इस विधि का उपयोग जो है आप आगामी जो है क्लासों में करेंगे। तो इस प्रकार जो है ये मांग की लोच मापने की 3 विधियां जो है पूरी हो चुकी हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। धन्यवाद।